नमस्कार, मैं अंजुम कुरैशी, आप देख रहे हैं ANTV। कासगंज की लड़ाई में जहां एक और सांप्रदायिकता को हथियार बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर वहां के आम नागरिकों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस लड़ाई में ज्यादातर वो लोग फंस गए हैं जिन्हें सांप्रदायिकता से कोई मतलब ही नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिनको अपने परिवार का पेट पालना है, उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना है। उनको इन बेकार की विवाद से कोई मतलब नहीं है। जब ANTV की टीम कासगंज पहुंची तो वहां के लोगों ने, महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई। हमारे संवाददाता मुकेश गुप्ता ने इन सभी लोगों से बात की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तो अब तक की जो घटना हुई थी 26 जनवरी में, अब तक आप लोगों को क्या रिस्पांस मिल रहा है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से हमें कोई विश्वास नहीं मिला। क्या आप लोगों को जो यहाँ से लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या आपके घर से भी कोई गया है? हाँ, आपके घर से भी किसी को हिरासत में लिया है? हमारे घर से तो नहीं लिया है, लेकिन यहाँ तोड़ फोड़ ज़्यादा हुई है। आप मौजूद थे जब यहाँ पे ये घटना हुई थी? हाँ। क्या थी घटना, कुछ बता सकते हैं? अरे मारपीट तोड़ फोड़ उनको घटनाएं यही होती रही। हिंदुस्तान भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, तो हम हिंदुस्तान में तो रहे वंदे मातरम। भाई हम तो खुदा की इबादत करते हैं, खुदा के आगे झुकते हैं। हमारे यहाँ कुछ और बुजुर्ग भी, उनसे भी जान लेते हैं। क्या जिस दिन घटना हुई थी आप मौजूद थे यहाँ पे? मेरी तो दुकान है ये सामने। तो क्या था पूरा मामला? यहाँ पे वो प्रोग्राम हो रहा था झंडे का, उसका फहराने का, तो यहाँ पे उधर से जो है वो यहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई थी वहाँ तक। तो ये कम से कम 70-80 मोटरसाइकिलों पे आए यहाँ से, और वो आके यहाँ उल्टे सीधे नारे लगाने लगे। लगभग 15-20 दिन हो गए। क्या स्थिति है अब यहाँ पे लोगों की, किस तरह से? आप बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे। लोगों की जो स्थिति, अब स्थिति सही है, कोई ऐसी बात नहीं है। बस जो कुछ परेशानी है वो यही है कि वो यानी घरों से निकाल के लोग जो गए नाजायज़ बंदे हों, बस ये है सारी परेशानी। बस प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं लोगों को नाजायज़ तरीके से बंद किया हुआ, ये सारी यहाँ पे परेशानी है। अब आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप क्या आपके घर से कोई गया हुआ है? मेरे अब्बू जी को उठाया गया है। कितनी एज होगी? एज तो मुझे नहीं मालूम, इतनी मैं ध्यान नहीं रखती हूँ। किस दिन ले गए अब्बू? 29 तारीख को उठाया गया है। राज कोल्ड स्टोर पे उनकी दुकान है और दुकान से उठाया गया। 27 तारीख को ये बोला कि दुकानें खोलो। उन्होंने एक दिन फिर भी देखा एक दिन कि यहाँ कुछ होता है कि नहीं खोलता। 29 तारीख को उन्होंने दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद उन्हें वहाँ से उठा लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चे के अंदर आक्रोश है। छोटे बच्चे, कोई भाई भी नहीं है, मेरी 5 बहनें है, मेरा भाई भी नहीं है। मेरी मम्मी को थायराइड है, उनकी बीमारी का इलाज कौन करवाएगा? ये बहनों की पढ़ाई लिखाई कौन करवाएगा? ये छोटे बच्चे उनके। बेटा पापा किस दिन से गए हुए हैं? 29 तारीख से। तो आप देख रहे हैं कितने छोटे बच्चे हैं, इनकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं। किस तरह से इनके पिताजी को, घर के जो एक ही का करता धरता है, उनको भी उठा लिया गया है। आप लोगों को कुछ पता है कि क्यों उठाया है, क्या कारण है? कभी क्यों क्या उठाया है? बेगुनहगार को उठाया है। दुकान खोलने चले गए अपने बच्चों को कमाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे कमाने चले गए। ये गुनाह हो गया उनका। 29 तारीख को दुकान खोलना गुनाह हो गया उनका। इतना बड़ा गुनाह हो गया। अरे गुनाह उन्होंने कम, आप लोगों ने ज्यादा किया है। उन्होंने तो अपनी औलाद को खिलाने के लिए गुनाह किया, लेकिन आप लोगों ने तो उन मासूम बच्चियों के पति को ही उठा लिया, उन मासूम बच्चों के बाप को उठा लिया, उनके पति को उठा लिया। अरे इससे बड़ा गुनाह क्या होगा हमारे देश का? हम लोग कैसे जी के क्या करेंगे? हम क्या जी के करेंगे? हम अभी ले जाओ, हमें लोगों को भी ले जाके वहीं पर डाल दे। इस बच्ची से पूछो जी बच्ची क्या कह रही है। मेरे अब्बू कहाँ गए? अब्बू के पास चलो, अब्बू के पास चलो। सब जा रही है, नानी के घर पे गए, अब्बू अभी आ जाएंगे। बताओ कैसे? मुझे तो सब मिलने जा रहे हो आप लोग अभी जब से हिरासत में? हाँ, जब गई हूँ, मैं गई थी। मेरा क्या नाम है, लड़का उठा। मुझे तो सबर नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं? मेरे तो बाल बच्चे मुझे तो जीने भी नहीं दे रहे। मम्मी अब्बू जी के कहाँ गए? ये आप देख सकते हैं किस तरह का दुख है। 5 बच्चे और एक अबला नारी हैं जो पूरे घर का कार्य करता हैं, जो एक तरह से जो पूरा कार्यभार संभाल रखे हुए हैं। उनके घर से उनको हिरासत में लिया गया है और लगातार उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कौन आप? मैं शाकिर का बड़ा भाई हूँ। मेरे तो पापा को 70 साल एज है, उन्हें उठा लिया, जबरदस्ती
घर से उठा के ले गए। और मेरे भैया इकलौते कमाने वाले, 2 ही कमाने वाले हैं और तो कोई है ही नहीं है हमारे घर में कमाने वाले। आप कभी मिलने गए उनसे? मैं गई थी मिलने, लेकिन मेरे पापा ऐसे थाने में जेल में ऐसे तड़प तड़प के रोते हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। और इसी गम में तो मेरी मम्मी को सदमा हो गया और मेरी मम्मी की एक्सपायर हो गई। ये आप देख रहे हैं किस तरह से माता भी उनकी ख़त्म हो गई और पिताजी जेल में हैं। किस तरह से ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप हमारा भाई 16 साल का था, उसकी तबीयत खराब थी, उसका नाम लिखवा दिया किसी ने। हमारे घर में पर्चा लगाया कुड़की करेंगे, उसको हाजिर करो। वो तो दूर दूर चला इसमें लगी। 16 साल का बच्चा क्या जानेगा और उसकी तबीयत खराब। आप लोग मिले उससे नहीं मिले? अब मिलना चाहते। हमारा कौन सी गुनाह की सजा मिली है जी? हम तो बेगुनाह, कभी किसी से झगड़ा ना करा। हमारा पापा भी नहीं है, हमारा भाई वही 100 रुपये लाता था कमा के, हम फीस करते थे, उसी से हमारे पेट पालते हैं। हमारे पापा भी नहीं है, हमें कौन संभालेगा? हमारे भाई को जेल में बंद कर दिया। 16 साल का भाई है हमारा, ऐसा कुछ कर सकता है? 7 साल का हमारा भाई है। जब उसको पूछने आए तो वो मिला तो कहने लगे बता रही है, नहीं बता रही, नहीं इसको उठा कर ले जाएंगे। इतना सब कर देंगे तुम्हारे घर की, अगर नहीं बताएंगे। ये देख रहे हैं किस तरह से एक छोटा भाई 16 साल का, किसी के परिवार का एक ही सदस्य कमाने वाला, और 70 साल के किसी बुजुर्ग को उठाना प्रशासन की कहाँ का न्याय है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और लगातार इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से जो महिलाएं हैं, एक बार मैं फिर दिखाऊंगा कि किस तरह से महिलाएं बिलख रही हैं और रो रही हैं। इसके ऊपर बहुत जल्दी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए जिससे कि इनकी परेशानियों का समाधान हो सके। दंगे फसाद होते रहते हैं, लेकिन इसमें बेगुनाह लोगों को जो हिरासत में लिया जाता है उसके ऊपर प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए जिससे कि इनके घर वाले छूट सकें। ये इस तरह के मामले उनके ऊपर लगाए गए हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि जो ये एज बता रहे हैं उससे तो वो एक चींटी भी नहीं मार सकते। शायद वो उनके ऊपर ऐसी धारा लगा के उनको अंदर किया गया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर प्रशासन को बहुत से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। उस दौरान कहाँ थे जब दंगे हो रहे थे यहाँ पर 26 जनवरी के दिन? 26 जनवरी के दिन एक बेटा तो मेरा 40 दिन का बाहर गया हुआ, जमात में गया हुआ। बड़ा वाला बेटा झंडा फहरा लिया, स्कूल में था, और उससे छोटा वाला टेलने गया था, वो शुगर टेलने था। मेरे बच्चे तीनों ना थे घर में। आप लोग थे ये जब आपके घर में इस तरह का? नहीं, हम चले गए यहाँ से। जब ऊधम मचा तो हम चले गए। हम क्या करते अकेले, हम चले गए। आपके जो रिश्तेदार हैं, कोई पुलिस से बात हुई, किसी से बात हो पा रही है आपकी? नहीं, हमारी किसी से बात नहीं हुई। घर में कोई और है? कोई भी नहीं है। मेरे 3 बेटे, तीनों पुलिस ने तीनों मेरे बेटे चले गए। ठीक है। और मेरे घर में से भी सब चला गया। मुझे पता ना क्या क्या गया, क्या क्या ना गया। मेरा कुछ न देखा, मेरी सब जेवर पैसा चला। कासगंज की स्थिति बेहद दयनीय है। किसी के भाई को पुलिस द्वारा उठा लिया गया है, किसी के पिता को और किसी के पति को। महिलाओं का कहना है कि यूपी पुलिस ने ना तो बच्चों को छोड़ा, ना ही बुजुर्गों को और ना ही विकलांग को। बस जो पुलिस के हत्थे चढ़ा उसे ले जाकर थाने में डाल दिया। यहाँ सभी लोग सरकार व प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, न पुलिस, न प्रशासन और न ही सरकार। अब इन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये लोग कहाँ जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं। 26 जनवरी को जो घटना हुई कासगंज के अंदर, उसमें आपके घर से भी किसी का नाम आया? 2 भाइयों का नाम आया हुआ है इसमें। जो एक भाई इलाज के दौरान, इसकी वीडियो है मेडिकल इंटर कॉलेज मेडिकल की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर ये मौजूद था। ये मम्मी बहन जो 3 लोग वहीं थे। ये यहाँ पर मौजूद नहीं था। 26 एक, हाँ हाँ। और जो दूसरा भाई जो है, दूसरा भाई जो है जो विकलांग है 50%, इसका भी नाम है। ये अपनी को सहायता नहीं कर सकता। ये घर पे था। ये तो विकलांग है, घर पे ही रहता है। विकलांग आदमी कहाँ दंगे में जा सकता है? इसको भी इन्होंने जो 302 में रख दिया है। और जो धारा जिन्होंने जो 124 राष्ट्रीय ध्वज अपमान लगाई है, जो आतंकवादियों पे धारा लगाई जाती है। यहाँ पे कासगंज में कोई आतंकवादी थोड़ी रहते हैं जो धारा पुलिस प्रशासन ने लगाई है। इसमें सारी छूट जो थी वो प्रशासन को दी गई थी ऊपर से। तो आपके घर पे आई थी पुलिस?
हाँ घर पे आई थी, बस वो कागज़ लगा गए थे, अंदर गए थे, ऊधमबाजी बका उन्होंने जो भी उल्टी सीधी बातें करी, थोड़े दो एक डंडे मारे जो थोड़ा बहुत नुकसान करा, ज़्यादा नुकसान ये सामान फेंक गए थे, बर्तन वगैरह। हम प्रशासन के पास गए थे, क्राइम ब्रांच चेटा जो SIT की टीम जांच कर रही है, उनको 3-3 कॉपी दे रखी हैं, एक DM साहब को दे रखी है, कप्तान साहब को दे रखी है, सारे आला अधिकारियों को सब कुछ दे चुके हैं हम। क्या कहा? उन्होंने आसपास जांच चल रही है, बस जांच ही जांच बता रहे हैं, अभी तक कोई उन्होंने क्लियर नहीं करा है। कितनी बार पुलिस आई आपकी घर? हमारे पुलिस 3-4 बार आ गई, उसके बाद आई? उसके बाद नहीं आई है। हाँ। आपके कितने बेटे थे? हमारे 2 बेटे हैं, जो एक हमारे साथ में था और एक मतलब घर पे ही था, वो विकलांग है। और हम वहीं अलीगढ़ में थे, वहाँ पर ये टेल टिकट कर रहा था, जब हम यहाँ 23 तारीख के गए हुए हैं। और वहाँ पर जब हम पहुँचे हैं, जब वहाँ पर झगड़ा हुआ है तो हमने अखबार में पढ़ा है। हाँ, जब ये बेटा हमारा वहीं पर काम कर रहा था, दवा ववा ला रहा था, आपकी ट्रीटमेंट करा रहा था, वहीं से उन्होंने सुना थी, घर पे अपने इंतजाम के लिए आई थी। हमारे पापा का ऑपरेशन बोल दिया गया हार्ट का, तो ये पैसों के लिए यहाँ पर आई। जब तक यहाँ सुना कि यहाँ बच्चों के नाम आ गए, जब पुलिस परेशान कर रही थी, यहीं रुक के रह गई। यहाँ पैसों का इंतजाम करें, अपने पापा को दिखाएं, अपने भाइयों को बचाएं। हम यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ जाँच चल रही है, जाँच चल रही है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। आप लोग कप्तान साहब के पास और यहाँ के प्रशासन के पास गए तो क्या जवाब था उनका आपके? वो मिले ही नहीं थे। उन्होंने ये कह दिया था कि हम बहुत सारी लेडीज़ गई थी और बाहर से भी कुछ लोग आए हुए थे, केरल वगैरह से, दिल्ली से। तो उन्होंने ये कह दिया कि कप्तान साहब है नहीं है। कुछ देर के बाद ये कह दिया कि तबीयत ख़राब है कप्तान साहब की, इसलिए बाहर आएंगे नहीं है वो। तो आप उसके बाद गए? उसके बाद भी गए थे, लेकिन कप्तान साहब नहीं मिले। कोई नहीं मिला? कोई नहीं मिला वहाँ। कोई आप लोगों से तो किसी तरह की कोई बदतमीजी तो नहीं होती है वहाँ पर जाते हो तो? हमारे भाई को मारा था, उसकी तबीयत खराब थी, तो ये जो भाई से छोटे थे उन्होंने मारा था, उनको इतनी तेज चाटा, उनकी तबीयत सही नहीं है और वो उनको चक्कर आने लगे। वो दबले हम गए थे तो वो हमसे कह रहे थे मुझे इतनी तेज मारा था कि मुझे चक्कर आ गए थे, उनकी तबीयत बहुत खराब है। तमंचे चलाने की ताकत थी तेरे पास और खड़े होने की ताकत नहीं है। नहीं, हम नहीं गए। कुरान लेके गए, कुरान नहीं पढ़ने के लिए जाने दिया अंदर, वो कुरान भी नहीं जाने दिया वहाँ पर। नमाजी बच्चा कुरान पढ़ा हुआ मेरा बच्चा, वो यहाँ पर थे भी नहीं। यहाँ पर मेरे पापा को तो सहारे की ज़रूरत है चलने तक के लिए। मेरा भैया ही वो है जो सहारा देता है और वही दोनों कमाने वाले हैं घर में, और तो कोई है ही नहीं। और इसी सदमे में तो मेरी तो हमसे ये कहा जाता है कि छोड़ दिया जाएगा, बेगुनहगार हैं तो छोड़ दिया जाएगा, दिलासा दिया जाता है, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हम ये पूछते हैं कि कब छोड़ दिया जाएगा? जब हम मर जाएंगे तब छोड़ दिया जाएगा। जब हमारी लाशें पड़ी होंगी तब पागल हो गई वो देख के वो भी नहीं जी पाएंगे, जब छोड़ दिया जाएगा। ये कहते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि जिसके घर से एक बेटा गया उसे क्या तकलीफ होगी। हमारे अब्बू तो सिर्फ जेल गए तो हमें इतना तकलीफ है, हम यहाँ से खड़े लेकिन अंदर से बिल्कुल मर चुके हैं। हम ये समझ सकते हैं कि उस माँ को, उस बहन को कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन उसका मतलब सर ये तो नहीं है कि बेगुनहगारों को डाल दिया जाए। उसका मतलब ये तो नहीं होता है कि बेगुनहगारों को डाल दिया जाए। अरे तुम्हारा फर्ज ये है, जिस इंसान ने उस बेगुनहगार को मारा गया तो आप उसके गुनहगार को ढूंढें। ये तो मतलब नहीं है कि जो बेगुनहगारों को उठाकर डाल दें, क्या उसके घर वाले ही मर जाएं, उसके घर में कोई रहे ही नहीं, उसके घर को बर्बाद करना तो आपका फर्ज नहीं है। आपका फर्ज तो ये है कि बेगुनहगार को आप मारें। अम्मी अपना संतुलन खो बैठ गई थी जब हमारे भाई का नाम सुना था उन्होंने, तो यहाँ पर बताया था कि कोई बड़े लोग आए तो उनसे मिलो। हमारी माँ जब इस हालत में थी कि उन्हें कुछ याद नहीं था कि मैं दुनिया पे हूँ। हाँ, आप लोग या आपके परिवार से जुड़ गए? कोई नहीं था सर, अपनी दुकान पे थे सब। हमारा सब अपने काम वो घर में लेटा था, उसकी इतनी तबीयत खराब थी कि वो उठ के ऊपर और घर से जबरन उठा के लेके गए उसको तो। और मेरे पापा को लेके जा रहे थे, जबरदस्ती उठा के, उनको तो चक्कर आ गया। वो तो ये भी नहीं है कि चल फिर सके बिना सहारे के, जब मिलनी करने जाते हैं जबरन उठा के लेके गए हैं दोनों को। हम मिलते हैं, हम पुलिस वालों से सामने आते हैं, वो हमारे तो हमें इस तरीके से देखती हैं जैसे हमने ही उसे मारो। 16 साल का बच्चा क्या गुना रक्षा चलाता है, मजदूरी करता है, हमारा पेट पालता है। अब उसको उठा कर डाल दिया गया और शनिचर वाले रोज दूध लेने गया ना बच्चे के लिए, दरवाजे पे निकला तो जबरदस्ती लेके डाल दिया उसको और उसे जेल भेज दिया। अब छुड़ाना कोई नाम ही नहीं बैठा मस्जिद में नमाज। अब हम क्या करें बताओ, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम छुड़ा लें। बहुत रो रही है बेचारी, तड़क रही है, वो भी बहुत रो रही है। बेगुनाह को फंसाया गया है, अगर कुछ करते तो सब्र आ जाए, सब्र नहीं आ रहा है कि बेगुनाह को उठाया गया है। हमारी माँ गुनाह किया होता तो सब्र आ जाता।
सर हमारे तो छोटी छोटी बहनें हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों की पीड़ा है, किस तरह से ये लोग इतने लगातार प्रशासन के पास पहुंचे हैं लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ये घटना आप देख रहे हैं, उसी घटना स्थल पर हम लोग मौजूद हैं जहां पर ये घटना घटित हुई थी। उसके बाद जो ये लोग हैं ये बता रहे हैं कि इनके परिवार वालों को उठाया गया जो कि इस पूरे मामले में मौजूद नहीं थे वहाँ पर। फिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है, क्यों बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन अंजनी के साथ मुकेश गुप्ता, ANTV।